अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। स्टॉक मार्केट में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपको डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, आपने उसकी ट्रांजैक्शन एंट्री कैसे करनी है, या पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप जो है वो काम कर रहे हो, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है, उसकी एंट्री कैसे करनी है, इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में आपको करके दिखाऊंगा। जरा ध्यान से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एफपीआर की मेन वेबसाइट पे आना है और आईआरएस पे लॉगिन करना है। आईआरएस पे लॉगिन करके यहाँ से आपने नॉर्मल फॉर्म ही ओपन करना है। नॉर्मली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अमाउंट की है, और अगर आप सैलरी पर्सन भी हो तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नॉर्मल फॉर्म ही करें तो ज़्यादा बेटर है। अगर कोई सैलरी इनकम है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो सिंपल, उसमें कोई मतलब कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है। सैलरी पर्सन की कंप्लीट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप देखना चाहें तो देख लें। इसी तरह बिजनेस इनकम आपकी है तो वो भी आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस इनकम है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कर रहे हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो दो तरह के डॉक्यूमेंट आपको नजर आएंगे। एक तो आपको ये सर्टिफिकेट अभी आ गया होगा, ये मुझे जो है नॉर्मली अगस्त में आपको मेल आ जाती है एनसीसीपीएल की तरफ से कि इस पूरे साल में आपको जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो कितना था। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज सीडीसी की तरफ से आपको आती है। सीडीसी आपको ये सर्टिफिकेट भेजता है कि पूरे साल में आपने जो उसमें डिविडेंड लिया वो कितना था। ठीक है। वैसे नॉर्मली ये डिविडेंड की जो एंट्रीज हैं ये एफबीआर मालूमात पे भी आ रही होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये एफबीआर मालूमात में भी अगर आप देखेंगे तो ये आ रही होगी। मैंने जैसे अपनी वीडियोस में पहले भी बताया कि आप रिटर्न फाइल करने से पहले कोशिश किया करें कि एफबीआर मालूमात को भी एक दफ़ा चेक कर लें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर एफबीआर मालूमात की जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको ट्रीट करें, उसको देख लें, उसको वेटेज दें। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट है तो फिर एफबीआर मालूमात को इग्नोर करें, फिर आपने वो डॉक्यूमेंट देखना है। जैसे अब ये डॉक्यूमेंट मेरे पास डिविडेंड का ये आया हुआ है तो मैं अब इसी को फॉलो करूंगा। अब मैं एफबीआर मालूमात पे उसको रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि एफबीआर मालूमात पे जो डाटा होता है वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता। देखें कुछ डिविडेंड की एंट्रीज यहाँ पे आ रही है मेरे पास। ठीक है। एफबीआर मालूमात पे तो आपने क्या करना है। अब सबसे पहले तो जी डिविडेंड की एंट्री मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डिविडेंड मिला है तो आपने फाइनल टैक्स में आना है। फाइनल टैक्स में आपने यहाँ पे देखें, आपको ये डिविडेंड नॉर्मली ना काफ़ी जगह पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ। देखें, देखें, ये 0% भी है, 25% भी है, 35% भी है, इसके बाद 7.5% भी है और 15%। नॉर्मली ये 15% ही होगा, लेकिन अगर किसी का डिविडेंड 7.5% है तो वो उसको यहाँ पे एंट्री ले ले। अब ये डिविडेंड की एंट्री इसने एफबीआर मालूमात से ऑटोमेटिकली कर ली हुई है, मतलब एफबीआर मालूमात पे जो टैक्स था उसने कर लिया। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट है तो हमने उसको कंसीडर करना है। अब मैंने यहाँ से देखें ये डिविडेंड की अमाउंट ज्यादा है, इसके पास कम आ रही है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। ठीक है। अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप जो आपका डाटा एफपीआर मालूमात पे आ रहा है फिर आप उसको फॉलो कर लें। अदरवाइज आपने इस डेटा को फॉलो कर लेना है। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको कैलकुलेट कर लें। ये आपकी डिविडेंड की एंट्री हो गई है जी। ओके। अब उसके बाद आ जाती है आपकी मेन एंट्री, कैपिटल गेन की एंट्री कैसे करनी है। अब अक्सर क्वेश्चन होता है जी कैपिटल लॉस कहाँ पे इंटर करना है। मेरे भाई कैपिटल लॉस कहीं पे इंटर नहीं करना होता। मैं आपको कई दफ़ा ये चीज़ें बता चुका हूँ कि कैपिटल लॉस जो होता है वो हमने कहीं पे इंटर नहीं करना होता। कैपिटल लॉस की एंट्री कहीं पे भी नहीं होती। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर भी आपको समझ ना आए, आपको लगे कि जी मैं गलत कह रहा हूँ, तो फिर आपका जो ठीक दिल करे आप वो कर सकते हो। कैपिटल लॉस अगर आप पहले देखें, मैं कैपिटल गेन की एंट्री बताता हूँ। देखें, क्योंकि कैपिटल लॉस देखें यहाँ पे शो हो रहा है मेरे पास, ये देखें कैपिटल लॉस इस साल मुझे इस पे जो लॉस हुआ है ये देखें शो कर रहा है ये। ठीक है। ये नीचे बता भी रहा है कि ये जो लॉस होता है ये मैं 2026 तक एडजस्ट होगा। इसका भी मैं मतलब बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है। पहले मैं आपको कैपिटल गेन की एंट्री बताता हूँ। कैपिटल गेन की एंट्री कैसे होगी। अब कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अगर आप देखेंगे ना तो आपने जी ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है, इसको छोड़ दें आप, ये सिक्योरिटीज का आ गया। ये जी देखें नॉर्मली कैपिटल गेन जो है ना हमारा ये ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होता है। अब ये जो सर्टिफिकेट मुझे मिला है ना, अगर यहाँ पे कैपिटल गेन होता है, जैसे प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरी देखोगे ना तो उसमें सर्टिफिकेट पे कैपिटल गेन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल गेन जितना भी मेरा होगा ना, ये वाला जो कैपिटल गेन यहाँ अगर ये कैपिटल गेन होता तो मैंने इसकी एंट्री यहाँ पे करनी थी। फर्ज किया मैं कहता हूँ कैपिटल गेन 1 लाख रुपए। ठीक है। 1 लाख यहाँ पे, और इस पे 15,000 टैक्स ऑलरेडी उसने काट लिया था। मैंने यहाँ पे जस्ट इसको मेंशन ही करना था। ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, अब आपका कैपिटल गेन हो गया है और आपका डिविडेंड हो गया है। ठीक है। अब इसकी एंट्री जो है ना आपने दो जगह करनी है। देखें कैपिटल गेन जो है ना, कैपिटल गेन को यहाँ से कॉपी करना है आपने, और आपने कैपिटल एसेट्स में आके यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। इधर पेस्ट कर दें, इधर पेस्ट कर दें, उसको कैलकुलेट कर दें। अब यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का गेन भी आएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी हुई है तो ये टोटल होकर यहाँ पे भी आ जाएगा, उसका गेन भी आएगा, जैसे मैंने प्रॉपर्टी वाली वीडियो में बताया।
अभी फिलहाल मैं कैपिटल गेन आपको वो बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट का। यहाँ पे भी लिखना है आपने, जो डिविडेंड आपका अर्न किया आपने, कितना अर्न किया ये आपने फाइनल टैक्स में जाके देख सकते हो आप। फाइनल टैक्स में आप आओगे तो डिविडेंड वो आपको बताएगा जी डिविडेंड आपका ये था, इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ इसको आपने अदर सोर्स में रखना है, डिविडेंड को अदर सोर्स में, अदर रिसीट्स में आपने पेस्ट कर देना है। अब आप याद करें अदर रिसीट्स में आपका बैंक का प्रॉफिट भी आ रहा होता है तो वो इसके साथ जमा हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि एक फिगर एक जगह आएगी तो दूसरी आ नहीं सकती, अगर इसके साथ कोई और सेम ट्रांजैक्शन है वो उसमें जमा हो जाएगी। ठीक है, अब आप जब कंप्यूटेशन पे आके इनको चेक करेंगे तो ये सारी जो इनकम है आपकी ये फाइनल टैक्स में आती है। देखें ये कैपिटल गेन जो है वो भी फाइनल टैक्स में आता है और डिविडेंड जो है वो भी फाइनल टैक्स में आता है। तो ये 1,01,885 जो है आपका टोटल डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, आपने रिकंसिलेशन में आना है। रिकंसिलेशन में आके आपने इसको फाइनल टैक्स में लिखना है। ये देखें ये यहाँ पे फाइनल टैक्स में आ गया। अब वो जितनी भी अमाउंट बन रही थी, ठीक है, ये आपको सॉरी मैं जितनी भी अमाउंट बन रही थी आपकी यहाँ पे कंप्यूटेशन में आपने देख लिया था, ये सारा फाइनल टैक्स में ही आएगा। 2,01,858 रुपये आपने रिकंसिलेशन में आना है। जितनी भी वो अमाउंट बन रही है आपकी डिविडेंड की प्लस कैपिटल गेन की, वो यहाँ पे लिखनी है अपनी। ये अमाउंट आगे पीछे भी हो सकती है, मतलब मैं वैसे समझाने के लिए एंट्री कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा, इसलिए प्लीज इसको इग्नोर कीजिएगा। ये आपकी स्टॉक मार्केट की एंट्री होगी। इसी तरह अगर आपका जो है ना म्यूचुअल फंड का डिविडेंड आता है तो वो भी सेम एंट्री होगी उसकी। आप देखेंगे यहाँ पे जितना उस पर म्यूचुअल फंड के ऊपर टैक्स कटा है वो भी आपने लेना है। म्यूचुअल फंड पे कैपिटल गेन हुआ है वो भी आपने सेम इसी तरह करना है। अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप कर रहे हो जी, अब कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अगर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप कर रहे हो ना तो उसका ये आपका जो टैक्स होता है वो 5% होता है, बाकी सारा कुछ सेम होगा उसका। ठीक है, उसमें आपने क्या करना है, फर्ज किया मैं कहता हूँ यहाँ पे मुझे 1 लाख इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है तो उसके ऊपर 5,000 मेरा टैक्स कटेगा। उन्होंने ऑलरेडी काट लिया होगा इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ फाइनल टैक्स में आएगी। अब ये जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है ना, इसको आपने कैपिटल गेन में नहीं रखना, आपने इसको कॉपी करके अदर सोर्स में अपने डिविडेंड के साथ, अगर डिविडेंड को आ रहा है आपका स्टॉक मार्केट का तो आपने उसके साथ पेस्ट यहाँ पे लिखना है इसको, या यहाँ पे आपका बैंक का प्रॉफिट आ रहा होगा उसके साथ ऐड कर देना। मतलब ये जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का गेन होगा वो आपका कैपिटल एसेट्स में नहीं जाएगा, उसको आपने अदर सोर्स इनकम में यहाँ पे शो करना है। लेकिन दूसरी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम होगी रिकंसिलेशन में, वो यहीं पे आएगा फाइनल टैक्स में, क्योंकि ये सारी इनकम होती है आपकी ये फाइनल टैक्स की होती है। फ्रेंड्स ये स्टॉक मार्केट की एंट्रीज थी। बाकी लॉस की जो मैं बात कर रहा था, देखें अगर स्टॉक मार्केट में आपको लॉस होता है, आपकी फर्ज किया पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 12 लाख, अब आपको पता है मैंने फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, इस साल मुझे 1 लाख का लॉस हो गया, तो आपने क्या करना है इसको 11 लाख कर देना। ठीक है, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी आपने। दूसरी बात, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट पहले 12 लाख थी, इस साल आपको 1 लाख का लॉस भी हुआ है, लेकिन आपने फर्दर उसमें 10 लाख और भी ऐड किया है, तो आपने ये देखना है कि 30 जून वाले दिन आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। आप कहते हो जी टोटल इन्वेस्टमेंट 30 जून वाले दिन जो मेरी पड़ी हुई थी ना, मतलब 30 जून तक मैंने जो इन्वेस्ट किया था अपना कैपिटल वो 2 मिलियन था। अब इसके बीच में लॉस है वो आपने रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। जो स्टॉक मार्केट का लॉस होता है ना फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिकली एनसीसीपीएल एडजस्ट करता है। मैंने आपको बताया था, मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें अब ये जो लॉस हुआ है ना मुझे 1,07,000, अब ये 2026 तक मेरे काम आएगा। वो कैसे काम आएगा, अब अगर मुझे 2024 में प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से पहले ये लॉस माइनस होगा, उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह ये 2026 तक मैं अपने इसको प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये सारी कैलकुलेशन एनसीसीपीएल ने खुद करनी होती है। अब अगर आप कहें जी मैंने उसको रिटर्न में डिक्लेयर करना है कि मुझे लॉस हुआ है और मैंने उसको बता के वहाँ से कोई वर्ल्ड कप लेना है, तो वो उसके लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता। आपने खुद करना है तो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर लें। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये आपने वही रखनी है जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी। फॉर एग्जांपल आपने इनिशियली 20 लाख इन्वेस्ट किया था, इस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है या 50 लाख है, आपने उसको यहां से नहीं छेड़ना कि जी अब मेरी इन्वेस्टमेंट कम हुई है या ज़्यादा हुई है। ठीक है, ये जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है ये उतने की उतनी ही रहेगी, इसको नहीं छेड़ना। अगर आपको बोनस शेयर मिला है तो उसको भी इसके उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो जाएंगे। बोनस जो शेयर होते हैं उसको यहाँ पे आपने ऐड नहीं करना होता, उसका वैल्यू पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो डिवाइड होकर आपकी कॉस्ट शेयर की कम कर देता है। इन सब के पीछे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वर्किंग होती है, जो कि नॉर्मल
हर पर्सन को नहीं पता होता, वो इसलिए आप कंफ्यूज होते हो कि जी मैंने लॉस रिकॉग्नाइज करना है। और मैं बड़ा उनको एक क्लियर बता भी देता हूँ कि भाई लॉस नहीं लिखना आपने। उनको फिर तसल्ली नहीं होती, उनको ये चाहिए होता है कि कोई बंदा मुझे गलती से गलत बताए सही कि मैंने लॉस रखना किधर है। तो मेरे भाई मैं आपको सीधी सीधी वो बात बताता हूँ जो आपको पैसे लेके भी कोई नहीं बताएगा। अगर आपने फॉलो करना है तो आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।